गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लेट मी नो, एम आई ऑडिबल? भाई आवाज, ऑडियो, वीडियो दोनों ठीक है? बिल्कुल बताइए मुझे, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? फाइन। जो बच्चे आज डेमो लगा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी जो है हमारा कंपोनेंट। हम क्या कर रहे हैं, साइंस में जो कवर करना है हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हरियाणा में ना एचसीएस के एग्जाम में हमेशा साइंस ज्यादा पूछी गई है। इस बार लास्ट जो था 2022 वाला या 23 कह सकते हो, जो पिछला एग्जाम था उसमें भी 10 तक क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चंस थे। उससे पहले नॉर्मली 20 टू 25 क्वेश्चन साइंस के होते थे, बेसिक साइंस के। अब भी चांस है कि बेसिक साइंस के आपके लगभग लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन पूछा जाए, या करंट अफेयर से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। फाइन। हमने अब तक जो पुराने लेक्चर्स है, 5 लेक्चर्स में फिजिक्स हमने कंप्लीट कर ली है। आपका बेस क्या रहेगा? बेस साइंस का रहेगा 6 टू 10 तक की एनसीईआरटी। थोड़ा बहुत मैंने एक दो चैप्टर जो तमिलनाडु बुक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो भी मैंने ऐड किए हैं। जैसे तमिलनाडु का मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर मैं करवाऊंगा, जो जिससे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस का रेफरेंस रहता है, आप नोटिस करोगे स्टेट पीसीएस में, वो सीडीएस, यूपीएससी सीडीएस और यूपीएससी सीएपीएफ के अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखोगे, लगभग सेम क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। स्टेट पीसीएस में लगभग सारे सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फाइन। अब जो भी आप जो डेमो के लिए आए हैं, आज हमारा नया लेक्चर स्टार्ट हुआ है बायोलॉजी का, और बायोलॉजी अगले 4 से 5 दिन हम बायोलॉजी के लेक्चर कवर करेंगे। आपको जो एनसीईआरटी के नोट्स की कंपाइलेशन है, मतलब चैप्टर वाइज पूरा जो 6 टू 10 तक कुछ भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है उसके सारे चैप्टर्स की, चाहे वो 6th में है, चाहे 7th में है, 8th में है, उसकी कंपाइलेशन आपको अपलोडेड मिल जाएगी पोर्टल पर। फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है, स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का बिल्कुल बेसिक से, सेल वाले चैप्टर से। बायोलॉजी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर मैं बात करूं, यूजुअली तीनों के ही बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। बायो इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बायो को आप एनवायरमेंट से रिलेट करके एनवायरमेंट के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। दोनों चीजें, अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी है तो एनवायरमेंट पढ़ने में कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती है। फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके हरमन, किस चीज का डाउट भेजा आपने? मैथ्स का? बताइए मुझे हरमन। हाँ जी, आई विल टेक योर डाउट। ठीक है, फिजिक्स का? ओके, आई विल चेक आउट और मैं आपको कॉल करता हूं कि क्या डाउट है आपका। आई विल रिजोल्व दैट। फाइन। हाँ जी, चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम सेल से स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीजें भी हम करेंगे। पूरा का पूरा जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो सारी हम कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। सेल, एंड वी विल कंटिन्यू विद टिश्यू। पवन, आप माइक अपना हाँ जी स्विच ऑफ कर लोगे पवन? हाँ जी, फाइन। चलिए अब देखो, सेल हमें पता है क्या है। अभी हमें पता है कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से मतलब क्या है? फंडामेंटल ऑफ यूनिट से लाइफ से मतलब है कि सेल अपने आप में एज ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का काम कर सकती है। मतलब अपने आप में एक सेल भी एक लिविंग ऑर्गन की तरह, ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर सकती है। फंडामेंटल यूनिट, उससे नीचे अगर सेल का अगर मैं बात करूं, उससे नीचे कोई यूनिट नहीं है जो अपने आप सरवाइव करे, रिप्रेजेंट करे किस चीज को? एक ऑर्गेनिज्म को। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब सेल सबसे पहले किसने देखी? सेल सबसे पहले देखी किसने देखी सेल? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो पेड़ होता है ना हमारा, ट्री की बाक, पेड़ की जो छाल होती है ना, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसने देखा छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं,
और जो पेड़ की छाल होती है ना, बार्क ऑफ ट्री, वो क्या होती है, डेड सेल्स की बनी होती है। उसने देखा कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, कंपार्टमेंट्स को हम लैटिन में सेल्स बुलाते हैं, इसलिए उसने क्या दिया इसका नाम, सेल। कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देख, क्या कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल रूम, ठीक है, किसमें, उसने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में मेंशन किया, ही कॉइन्ड द टर्म सेल। ये बेसिक इंफॉर्मेशन। सेल जैसे आपके ब्रिक्स क्या है, आपकी यूनिट बनाती है किस चीज की, घर बनाते हो तो ब्रिक्स बेसिक यूनिट है ना, फंडामेंटल। इस तरीके से सेल क्या है, ऑर्गेनिज्म की बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। अब रॉबर्ट हुक ने तो देखी डेड सेल, ऐसे कंपार्टमेंट्स की तरह, ऐसे दिखा, देखो सिंपल है, ये कंपार्टमेंट दिख रहे हैं ना, तो उसको लगा कि ये जो है कंपार्टमेंट लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये ही आपका बेसिक है किस चीज का, लाइफ का। अब लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखा, लिविंग सेल आपका सबसे पहले देखा एंटन वेन लीवेनहुक ने। किसने देखा, एंटन वेन लीवेनहुक ने। कब देखा, 1974 में। एक एल्गे देखा, एल्गे देखा किसके अंडर, माइक्रोस्कोप के अंदर। एल्गे देखा किसके अंदर, माइक्रोस्कोप। अब देखो डिटेल सेल की सारी करेंगे हम, सारी डिटेल्स करेंगे, बट 3 मेजर पार्ट में हम बात करते हैं सेल की। फर्स्ट है आपका आउटर सेल मेम्ब्रेन। कोई भी ऑर्गेनिज्म की सेल है, चाहे वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब जो एक ही सेल का बना है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारी सेल का बना है, सबकी सेल में एक आउटर कवर होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बुलाते हैं। ए लिक्विड साइटोप्लाज्म, एक इनर डेंस लिक्विड होता है जिसमें आपका सारी एक्टिविटीज होती हैं सेल की, सारी की सारी एक्टिविटीज, चाहे वो एनर्जी प्रोडक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, चाहे अलग अलग उसकी ऑर्गेनलीज भी फ्लोट करती हैं उसमें, वो हम बात करेंगे अलग अलग। एंड थर्ड इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए, आरएनए। बेटा ये बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ हम पढ़ेंगे सारी चीजें, डीएनए, आरएनए। अब जेनेटिक मटेरियल क्यों लिखा, कई बच्चे सोचते हैं सर न्यूक्लियस क्यों नहीं लिखा आपने। बेटा 2 टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में नहीं होता, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए ही रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक मटेरियल को। गेटिंग इट और नॉट, मतलब उस मशीनरी को। तो हम न्यूक्लियस नहीं लिखते, न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। आपका ओपन सेल में ऐसे ही आपका क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल। जिसको भी कोई डाउट है आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है, और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, अपना माइक ऑन करके बात भी कर सकते हैं। बट टॉपिक का जैसे कोई भी पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप अपना माइक ऑन करिए कि सर ये दिक्कत है, बीच में लिख सकते हैं आपकी, हाँ सर ये दिक्कत है, आप एक बार रिपीट कर दीजिए इस स्लाइड को। फाइन, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है, बात कर चुका हूं। एंड राइबोसोम्स भी हर टाइप के सेल में मिलेंगे। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे यूकैरियोटिक सेल है, सब में राइबोसोम्स होते हैं। हाँ जी, आरएनए नॉन मेम्ब्रेनस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, क्या, राइबोसोम्स। ये मतलब मेम्ब्रेनस नहीं होते। कई बच्चों को डाउट हो जाता है जो नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं या नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं कि सर राइबोसोम अगर पाया जाता है तो राइबोसोम तो एक ऑर्गेनेली है, वो प्रोकैरियोटिक में कैसे हो सकती है। नहीं, राइबोसोम आपकी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, मतलब उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। किसने राइबोसोम डिस्कवर किया था, जॉर्ज पैलेट ने। ये नाम याद करना है, जॉर्ज पैलेट। ये आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया है, ने क्या डिस्कवरी की थी आपका, हाँ जी, राइबोसोम का। राइबोसोम का मेन काम होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे यूकैरियोटिक सेल है, इट्स मेन फंक्शन इज योर प्रोटीन सिंथेसिस। मेन फंक्शन क्या है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस है। फाइन, देन यू हैव टू लर्न दीज नेम। जैसे रॉबर्ट हुक याद करना है, एंटन वेन लीवेनहुक याद करना है, फिर आपको याद करना है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने आपका न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस, जिसके अंदर
आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। जो भी साइंटिस्ट के नाम है सेल वाले चैप्टर्स में वो आपको याद करने हैं। जो भी साइंटिस्ट के नाम है वो हमें याद करने ही करने हैं। क्लियर? अब देखो, इन सब लोगों ने बेसिक चीजें, जैसे रॉबर्ट हुक था, सेल की डिस्कवरी कर ली, लेकिन सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये किसने बताया? ये दो बंदों ने बताया। ये नाम बहुत जरूरी है। कौन कौन से? आप सिर्फ स्वैन एंड शेल्डिन याद करो। क्या करो? स्वैन एंड शेल्डिन। ये जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया आपका कि सेल फंडामेंटल, इसे बोलते हैं सेल थ्योरी दी। क्या दी? सेल थ्योरी किन्होंने दी? ये दो नाम याद करने हैं, स्वैन एंड शेल्डिन। इन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? सेल है। इन लोगों ने बताया, इन लोगों ने ये थ्योरी दी कि सेल ही बेसिक आपका यूनिट है लाइफ की। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल आई कहां से। भाई नई सेल बनती कहां से है, ये नहीं बताया इन्होंने। ये किसने बताया? ये आपका रुडोल्फ वर्चू ने बताया। रुडोल्फ वर्चू ने क्या दिया कि जो नई सेल है, न्यू सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पुरानी सेल से नई सेल बनती है। अपने एक्सपेरिमेंट से। ये किसने बताया? रुडोल्फ वर्चू ने। ये किसने बताया? रुडोल्फ वर्चू ने। फाइन। ये नाम सारे याद करने हैं। मैंने इतने साइंटिस्ट के नाम नहीं डाले, जो बेसिकली एक 10th क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए, वही हम कर रहे हैं। उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी का जो है अनएंडिंग आपके साइंटिस्ट हैं, नाम है, वो सारे नहीं करेंगे। हमें जितना रिक्वायरमेंट है हम उतना करेंगे। फाइन। अब देखो, शेप एंड साइज। डिफरेंट शेप एंड साइज की आपकी क्या है? सेल्स हो सकती हैं डिफरेंट। अब इसके बारे में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो याद रखोगे। ठीक है? कुछ सेल्स हैं आपकी शेप चेंज कर सकती है, जैसे अमीबा है, ऑर्गेनिज्म है आपका, वो अपनी सेल की शेप चेंज कर सकता है। कुछ सेल्स की शेप फिक्स रहती है। देन यू हैव टू लर्न जो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या है? पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा याद करोगे। क्या याद करोगे? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये निमोनिया लाइक डिजीज कोज करते हैं। क्या करते हैं? निमोनिया लाइक डिजीज कोज करते हैं। ये माइकोप्लाज्म होते हैं। क्या होते हैं ये? माइकोप्लाज्म। फाइन। ये बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं, बट उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती। मैं आगे बात करूंगा, इनके ऊपर क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। दे आर द स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ी सेल क्या है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेल ओस्ट्रिच एग। एग एक सिंगल सेल होती है। ओस्ट्रिच एग जो है आपका वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेल है। क्या चीज? आपका ओस्ट्रिच एग। एंड लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन सी है? नर्व सेल। नर्व सेल लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है। एक माइक्रोमीटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 10⁻⁻⁶ मीटर। क्योंकि हम बार बार जो है साइज का बात करेंगे, तो हमें हमारे पास हमें पता होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं माइक्रोमीटर या माइक्रोन, तो आपको पता होना चाहिए आई एम टॉकिंग अबाउट 10⁻⁻⁶ मीटर। मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर है ये? फाइन। हमेशा यह ध्यान रखना, सेल साइज का कोई रिलेशन नहीं होता सेल ऑर्गेनिज्म से। ठीक है? नॉन साइज बैकग्राउंड के बच्चों को डाउट आ जाता है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म का साइज बहुत बड़ा है तो उसके सेल साइज भी बड़ा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं होता सेल साइज और ऑर्गेनिज्म साइज का। फाइन। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकती है, बच्चा वहां जाके कंफ्यूज हो जाता है। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी कितने? 3.7 इंटू 10⁻13। 3.7 इंटू 10⁻13। ये नंबर याद करोगे। ह्यूमन बॉडी में लगभग कितनी? 3.7 इंटू 10⁻13 नंबर ऑफ सेल्स है, एवरेज सेल्स ह्यूमन बॉडी में। फाइन। दिस इज स्केल। जो आपका जैसे वायरसेस का जो साइज होता है लगभग ऑन एवरेज 100 नैनोमीटर। बैक्टीरिया सेल का साइज कितना है? 1 माइक्रोमीटर। आपकी नॉर्मल जो है जो ऑर्गेनेलीज है 10 माइक्रोमीटर तक की, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट,
जो आपका सेल का साइज है, नॉर्मल प्लांट सेल एनिमल साइज 100 माइक्रोमीटर तक साइज होता है. साइज वेरी फ्रॉम सेल टू सेल एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, बट ऑन एवरेज यूजुअली जब आप माइक्रोन स्केल पे चले जाते हो, मतलब 10⁻⁻⁶, बैक्टीरिया 10⁻⁻⁶ आपका साइज रहता है लगभग. फाइन, ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. अब आ जाओ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए. अब आप इसको कैसे समझ सकते हो? प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, आप एक समझो कि एक कंपार्टमेंट है. एक क्या है? कंपार्टमेंट है, और इसी कंपार्टमेंट में सब कुछ है. जेल लाइक सॉल्यूशन है, इसी कंपार्टमेंट में आपका सारी प्रोसेसेस हो रही है. आपकी डाइजेशन भी इसी में हो रही है, आपका एनर्जी प्रोडक्शन भी इसी में हो रही है, एनर्जी प्रोडक्शन भी इसी में हो रही है, जेनेटिक मटेरियल भी इसी में है, जेनेटिक मटेरियल भी इसी में है. सब कुछ एक ही कंपार्टमेंट में, मतलब डीएनए आरएनए सब कुछ इसी में. यहां जो है, अगर मैं सिंपल बात करूं ना, लेमन लैंग्वेज में समझो कि आपकी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हुई है. एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, उसमें सारी चीजें हो रही हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में देयर आर नो कंपार्टमेंट्स इन सेल. कंपार्टमेंट से मतलब है कि अलग ऑर्गेनेलीज नहीं है. डीएनए के लिए, आरएनए के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी चीज के लिए अलग कंपार्टमेंट नहीं है. सारी की सारी प्रोसेसेस किस में हो रही है बच्चे? एक सिंगल कंपार्टमेंट में हो रही है. कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड अलग ऑर्गेनेली नहीं है. दीज आर द ओल्डेस्ट सेल्स. जो सबसे पुरानी सेल्स है ना, सबसे पहले अगर मैं बोलूं एवोल्यूशन में जो ये सेल्स आई. अब देखो एवोल्यूशन में क्या होता है कि आपका एफिशिएंसी बढ़ती है धीरे धीरे करके, जो है ऑर्गेनिज्म वांट्स टू बी मेक इटसेल्फ एफिशिएंट. हुआ क्या? पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई है, यूकैरियोटिक सेल नहीं होती. और प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है विदाउट. विदाउट, प्रो का मतलब बच्चे क्या होता है? विदाउट. कैरियन वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस. किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियस से रिलेटेड है. विदाउट न्यूक्लियस सेल्स होती हैं. विदाउट न्यूक्लियस के साथ आप एड ऑन करोगे कि इसमें ऑर्गेनेलीज नहीं होती. इसमें क्या नहीं होती? प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज नहीं होती. जो भी प्रोसेस हो रही है वो इसी के अंदर होती है. अब प्रोकैरियोटिक सेल जो है आपकी, जैसे बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है. बैक्टीरिया किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है. ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आप कह लो लाइफ जो है प्रोकैरियोटिक सेल है. अब हुआ क्या? ओल्डेस्ट फॉर्म है ये. हुआ क्या? ध्यान से सुनो मेरी बात. जो जब एवोल्यूशन होगा तो सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी की तरफ जाएंगे. अब यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल के बाद आई. यूकैरियोटिक सेल में क्या हुआ? डिवीजन ऑफ लेबर हुआ. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब आपका ना पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क या पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए ना एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेली दे दी, जिसमें एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होती है उसके लिए एक अलग कंपार्टमेंट बन गया. क्लोरोफिल बन गया. किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करता है. किसके अंदर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है. अलग प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अलग आपकी ऑर्गेनेली बना दी. अब देखो जितना लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, उतनी अच्छी आपकी एफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी? बताओ मुझे. क्या डेवलप हुई? यूकैरियोटिक सेल. यू का मतलब आपका विद, कैरियोट का मतलब आपका न्यूक्लियस. इनमें न्यूक्लियस भी होता है जिसमें आपका डीएनए आरएनए होता है. जो सेल्स विदाउट, ध्यान से सुनना, विदाउट ऑर्गेनेलीज होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है. उसमें ना न्यूक्लियस होता, कुछ भी नहीं होता उसमें. ऑर्गेनेली एक सिंगल कंपार्टमेंट है, उसमें सारी प्रोसेसेस हो रही है. जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल आपका क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल आपका, उसमें क्या होता है? ऑर्गेनेलीज होती है. डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. अब हम प्रोकैरियोटिक सेल भी डिटेल में पढ़ेंगे
और यूकैरियोटिक सेल भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके इनके फंक्शंस भी देखेंगे। डाउट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में? हाँ जी, रिची, सोनिया, रचना, बताओ मुझे, कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। बैक्टीरिया, इनमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, किसमें, आपका प्रोकैरियोटिक सेल में, इनमें होता है। अब एक एक करके इनका हम पढ़ लेते हैं कि किस किस टाइप की हमारी जो है। चलिए प्रोकैरियोटिक सेल के सारी चीजें मैंने बता दी। प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान देना, सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। किन में होती है, यूनिसेलुलर, मतलब जो सिंगल सेल्ड। अब इसका मतलब कई बच्चे उल्टा ले लेते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा वो सिंगल सेल्ड ही होगा। मेरा बात सुनने, अच्छे ध्यान से सुनना, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हो। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, बट जब आप प्रोकैरियोटिक की बात करोगे वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होगा। यूकैरियोटिक आपका, यूकैरियोटिक क्या हो सकता है, हाँ जी, यूकैरियोटिक आपका सिंगल सेल्ड भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। फाइन, दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, उनके अंदर कोई भी आपका जो है ऑर्गेनेली नहीं होती। यूजुअली एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, ये क्या होता है आपका डीएनए आरएनए समझो। अभी क्या समझो, डीएनए आरएनए, जिसमें आपका डीएनए और आरएनए पैक्ट होता है, वो क्रोमोसोम्स में होता है। किसमें होता है, क्रोमोसोम्स में। डीएनए मतलब डीएनए होता है, आरएनए प्रोसेस जो मैकेनिज्म होता है उसमें आरएनए भी यूज होता है आपका जेनेटिक प्रोसेसेस में, वो आगे बात करेंगे हम। फाइन, उसको, ये क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, एक पर्टिकुलर एरिया में आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। उस एरिया को क्या बोलते हो आप, न्यूक्लियोइड। उस एरिया को क्या बोलते हो, न्यूक्लियोइड। जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हैं। किसके एग्जांपल हैं, प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया किंगडम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनेरा किंगडम है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का। क्लियर है यहाँ, फाइन। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, बैक्टीरिया यूजुअली प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन सब में होती है, ये बात हमने बात की थी। सेल मेम्ब्रेन, हर, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, सेल मेम्ब्रेन सब में होती है। सेल मेम्ब्रेन सब में होती है। राइबोसोम सब में होते हैं, बट राइबोसोम का स्ट्रक्चरली यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंट टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। फाइन, क्रोमोसोम्स, डीएनए मटेरियल प्रेजेंट है, ये क्या है, डीएनए प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। फाइन, फिर क्या होता है, आपकी बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल भी होती है। क्या होती है, पैक्टीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पैक्टीन की बनी होती है सेल वॉल आपका। मतलब अगर मैं बात करूं, जो है डिफरेंट टाइप के आपका म्यूरिन बुलाते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स की बनी होती है, उसकी बात हम आगे करेंगे। साथ में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज, फ्लैजेला। फ्लैजेला यूजुअली विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो किस चीज में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और बैक्टीरिया की शेप अलग अलग हो सकती है, शेप हमें याद नहीं करनी है। जैसे बेसिलस बैक्टीरिया, तो वो रोड शेप्ड होता है। बेसिलस कभी भी लिखा हो, जैसे बेसिलस हम हमने पढ़ा है, बेसिलस जो है आपका एंथ्रेक्स, जो एंथ्रेक्स कोज करता है, वो बैक्टीरिया क्या है आपका, रोड लाइक है। कोकस स्फेरिकल है, विब्रो
कॉलम शेप्ड है, विब्रो क्या है, कॉलम शेप्ड है। स्पाइरल, स्पाइरल क्या है आपका, स्पाइरल स्ट्रक्चर है। ये डिफरेंट टाइप की बैक्टीरिया के शेप हो सकते हैं। देखो रोड शेप, कोकस, विब्रो, स्पाइरल। फाइन, क्लियर। अब ये स्ट्रक्चर मैंने सारे बताए। सेल एनवेलप होता है, ठीक है। मिजोजोम और क्रोमेटोफोर ये आपका क्या है, स्टोरेज के लिए। क्या होता है, स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए आपकी छोटे छोटे आपके क्या बोल सकते हो, क्लम्प्स बोल सकते हो, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जैसे क्रोमेटोफोर आपका इसमें जैसे क्लोरोफिल होता है, या कलर, मतलब कलर के लिए, ऑयल स्टोरेज के लिए ये क्रोमेटोफोर होते हैं। फाइन। न्यूक्लियोइड आपका वो रीजन जो आपका क्या है, जहां जेनेटिक मटेरियल है। फ्लैजेला, फ्लैजेला किसके लिए, मूवमेंट के लिए। पीली एंड फेम्ब्रिए, ये एक तो अटैचमेंट के लिए होते हैं, और पीली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है दो बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए पिल्ले का यूज होता है, ठीक है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्लूजन बॉडी स्टोरेज के लिए, किसके लिए, स्टोरेज के लिए। क्लियर। मिजोसोम्स और क्रोमेटोफोर है ना, ये फोल्डेड आपकी जो है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड हो जाती है, वो मिजोसोम्स। एंड उसके ऊपर क्या है, जैसे क्रोमेटोफोर या क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन, क्लियर। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में आपका क्या है, आपका यूकैरियोटिक सेल में सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो बैक्टीरिया को छोड़ के जो हम 5 किंगडम पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के अलावा क्या पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट, एनिमल। क्लासिफिकेशन, हम जो है लाइफ को 5 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। मोनेरा किंगडम, मोनेरा का मतलब बैक्टीरिया, वो बना होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। बैक्टीरिया किसका बना है, प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स किसके बने होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के। किसके बने होते हैं, यूकैरियोटिक। एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिफाइन करूंगा इनको मैं पहले, बट हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज होती हैं। और आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैच द फॉलोइंग में ऑर्गेनेलीज का फंक्शन पूछा जाना संभव है, बिल्कुल पूछ सकते हैं वो। आपको सारी ऑर्गेनेलीज के फंक्शन पता होने चाहिए, सारी ऑर्गेनेलीज के, एक एक करके हम सारी ऑर्गेनेलीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आज के लेक्चर में करेंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है आपका, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवर, वो हर ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, सब में होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का काम करती है। ये सेमी परमिएबल होती है, क्या होती है, सेमी परमिएबल। सेल वॉल, सेल वॉल सभी ऑर्गेनिज्म की सेल में नहीं होती। जैसे एनिमल्स की जो सेल होती है उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स में होती है, फंजाई में होती है, बैक्टीरिया में होती है, प्रोटोजोआ के कुछ ग्रुप में होती है, कुछ ग्रुप में नहीं होती। समझो इस चीज को, हर सेल के ऊपर जरूरी नहीं है सेल वॉल हो, ठीक है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर क्या प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। गोल्गी अपरेटस होगा, लाइसोसोम्स होगा, वैक्यूल, इनको क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वेसल्स का सिस्टम है ये, किसका सिस्टम है, वेसल्स का सिस्टम है। और हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, वो सारे फंक्शन होते हैं इसमें, डिटेल में बात करूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड में जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, जैसे आपका ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो प्लास्टिड में जैसे क्लोरोप्लास्ट होगा आपका क्या कहता है, फोटोसिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट होगा आपका ऑयल स्टोरेज, क्रोमोप्लास्ट कलर रिलेटेड थिंग्स, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, साइटोस्केलेटन अंदर का, जैसे हमारा स्केलेटन क्या करता है, हमारा स्केलेटन क्या करता है, हमारा स्केलेटन हमें रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ना। सेल के अंदर भी खुद का स्केलेटन होता है, स्केलेटन से मतलब जो उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करे। तो आपके प्रोटीन्स, माइक्रोवेल्ली वगैरह होते हैं,
माइक्रोफाइबर्स होते हैं, ये कह सकते हो। सीलिया एंड फ्लैजेला मूवमेंट के लिए, सेंट्रोसोम्स, न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडीज स्टोरेज के लिए माइक्रोबॉडीज होती हैं। अब इनको मैं एक एक करके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा आपसे। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज एक एक करके, ठीक है। इस डायग्राम से पता लग रहा है प्रोकैरियोट सिर्फ किस किंगडम में, मोनेरा किंगडम में। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सिंगल सेल यूकैरियोटिक आपका यूजुअली किस में पाया जाता है, प्रोटिस्टा में, सिर्फ प्रोटिस्टा ग्रुप। एक्चुअली क्या हुआ ना, सिंपल भाषा में बताता हूं, ये ग्रुप अच्छे से डिफाइन है, फंजाई अच्छे से डिफाइन है, एनिमल अच्छे से डिफाइन है, प्लांट अच्छे से डिफाइन है, बट प्रोटिस्टा क्या है, एक मिक्सचर है। ध्यान से सुना मेरी बात, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो है तो यूकैरियोटिक, क्या है, यूकैरियोटिक है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, क्या है, सिंगल सेल्ड है, डाइवर्स ग्रुप है ये बहुत। सिंगल सेल आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में मिलते हैं। इसमें हर टाइप का ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा आपको, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेसिस करने वाला, खुद का खाना बनाने वाला, ठीक है, अलग अलग टाइप के, पैरासाइट, बहुत डाइवर्स ग्रुप है जो किसी में भी फिट नहीं बैठ रहे थे ना यूकैरियोटिक सिंगल सेल, वो सारे इसमें इकट्ठे कर दिए, किसमें, प्रोटिस्टा में। बात करेंगे, जैसे प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल आपको पता है कुछ, कोई बता पाएगा, प्रोटिस्टा का कोई एग्जाम्पल बताएगा? हाँ जी, अब ये धीरे धीरे सीखोगे चीजें। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल बता पाएगा कोई? बताओ मुझे, रिची, सोनिया, बताओ मुझे, बताओ। नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है बच्चे, ये मिसनोमर है, मिसनोमर है, एल्गी भी नहीं है वो। ध्यान से सुनना मेरी बात। रचना, हाँ, डाइनोफ्लेजेट्स बिल्कुल ठीक है, डायटम्स ठीक है, बट जो आप मीन्स इसका मतलब आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के मोस्ट प्रोबेबली, बट नॉन बायोलॉजी नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को आप बेस्ट एग्जांपल क्या दोगे, नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को? डायटम्स भी उन्हें, पैरासाइट का एग्जांपल दो ना, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, मलेरिया दुनिया की सबसे डेडली डिजीज है, सबसे ज्यादा लोग मारे जाते हैं, है ना, प्लाज्मोडियम। जो आपका पैरासाइट है ना, किसका, मलेरिया का पैरासाइट है, वो क्या है, प्लाज्मोडियम। वो है क्या, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किस ग्रुप में आते हैं आपके, प्रोटिस्टा में। ओल नहीं आएंगे बच्चे, ओल नहीं, बैक्टीरिया कुछ एक हैं जो प्रोटोजोआ होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मलेरिया नहीं है प्रोटोजोआ का, जो प्रोटिस्टा ग्रुप में होता है। या फिर आपने सुना होगा कालाजार, बिहार, यूपी, इस एरिया में कालाजार नाम की डिजीज होती है, वो भी एक प्रोटोजोआ कोज करता है। इन डिजीज के बारे में हम डिटेल में करेंगे, ऐसा नहीं है हम नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? आपको पहली चीज देखो, पहली क्लास है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो ये चीज समझो कि ये बेसिक चीजें हम धीरे धीरे और भी कवर करेंगे। क्लियर? हाँ जी। तो बेसिक डिफरेंस देखो, बताने की जरूरत है, बेसिक डिफरेंस। छोटी होती है प्रोकैरियोटिक, यूजुअली लार्ज होती है यूकैरियोटिक। कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस होता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम यूकैरियोट में होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती। सेल डिवीजन बाय फिजन और बर्डिंग, सेल डिवीजन बाय माइटोसिस और मियोसिस। ये बेसिक डिफरेंसेस है। अब बात कर लेते हैं हम बेसिक ऑर्गेनेलीज और उनके फंक्शन की। जो जो पॉइंट यहां लिखे हैं वो तो आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, आपको क्रैमिंग होनी चाहिए उनकी। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इजीली विजिबल नहीं होता, चलो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, बता सकते हो मुझे? डबल मेम्ब्रेन का मतलब दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अराउंड,
जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वैसी ही दो, एक न्यूक्लियस हो गया रिची, दूसरा एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, थर्ड क्लोरोप्लास्ट। थर्ड क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस मतलब दो मेम्ब्रेन होती है उसकी। कितनी होती है? दो मेम्ब्रेन होती है। दीज आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ये सीधी सी बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? हाँ जी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? एनर्जी में। ठीक है, वो डिटेल में हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे कि आपका फूड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी को आपका एटीपी की फॉर्म में स्टोर करते हैं ये। ठीक है ना? किस सेलुलर करेंसी क्या होती है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फाइन। Hence they are called power house of the cell. इन्हें power house of the cell भी बुलाते हैं क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करके एनर्जी स्टोर करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दे आर सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब इनके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। जैसे ह्यूमंस का जो है ना, लगभग 16 जीन्स, 17 जीन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये बेसिक चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। इन बेसिक चीजों से ही करंट का, जैसे 3 पेरेंट बेबी है, किसी ने सुना 3 पेरेंट बेबी टेक्निक? हाँ जी, करंट में न्यूज में थी, साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं हम। 3 पेरेंट बेबी यूके में। कोई आइडिया 3 पेरेंट बेबी का? उसमें 3 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। लेकिन क्या है, that is related to the genetic disorder of mitochondrial disease। किससे रिलेटेड है वो? जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स। जैसे न्यूक्लियस में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लगभग सारे ही न्यूक्लियस में है ना, एक्सेप्ट फ्यू जीन्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। दो ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिनमें खुद का डीएनए होता है और वो अपने जीन्स होते हैं उनके कारण भी डिजीज होती है। एक पॉइंट गांठ बांध लो, जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होती है वो मदर से, माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिसऑर्डर मदर से आता है, क्योंकि यूजुअली माइटोकॉन्ड्रिया आपको मदर से मिलेगा, फादर के स्पर्म से नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? आपको मदर ओवम सेल से मिलेगा। तो हम आगे, मैं जब 3 पेरेंट बेबी कुछ टेक्निक्स पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स में, वो याद करनी है आपको। क्लियर है कि नहीं है? कि ये सेमी ऑटोनॉमस है, मतलब इसका खुद के जीन्स होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है बाकी न्यूक्लियस से कोई भी जो है प्रोटीन सिंथेसाइज होके नहीं आता है, बट कुछ जीन्स जो है क्या है, उनका डीएनए कहां प्रेजेंट होता है? आपका किसमें? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। एटीपी सिंथेसिस काम करता है, एटीपी सिंथेसिस का। फूड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है बच्चे? वो फूड एनर्जी को आपका कन्वर्ट करता है एटीपी में। एंजाइम है ये एटीपीस। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ये क्या है? वेसल लाइक ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ईआर का काम क्या होता है? आपने क्या सुना है ईआर का काम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? क्या बोलोगे आप? प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। बट एक्चुअली में जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टार्ट कहां होती है? राइबोसोम पे। प्रोटीन जो बनता है वो राइबोसोम पे बनता है। मतलब प्रोटीन का जो सीक्वेंस है, देखो प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड की चेन होती है, पेप्टाइड जिसे बोलते हैं, अमीनो एसिड की चेन। एक्चुअली में क्या होता है, पूरा ध्यान से सुनना। प्रोटीन सिंथेसिस आपने सुना है, बट आपको कोई प्रोटीन फोल्डिंग बोल दे तो आप घबरा जाओगे कि प्रोटीन फोल्डिंग कहां होती है। एक्चुअली क्या होता है, अमीनो एसिड समझते हो आप? बेसिक अभी के लिए ये ध्यान रखो, ये ना प्रोटीन की बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड।
राइबोसोम क्या करेगा? नहीं, पैकेजिंग नहीं होती रचना, नहीं पैकेजिंग नहीं बोलोगे। राइबोसोम क्या करेगा? आपका राइबोसोम चेन ऑफ अमीनो एसिड बना देगा, बट ये चेन ना नॉन फंक्शनल होती है। ये चेन क्या होती है? फंक्शनल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसकी फोल्डिंग नहीं हुई होती। जब तक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेन नहीं बनता, वो प्रोटीन फंक्शनल नहीं होता। समझो इस बात को। तो राइबोसोम से प्रोटीन जो चेन है अमीनो एसिड की, वो आ जाती है किसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसकी फोल्डिंग होती है, तब वो प्रोटीन कंप्लीटली सिंथेसाइज होता है, तब वो फंक्शनल प्रोटीन बनता है। बच्चे समझो कि नहीं समझो कि प्रोटीन फोल्डिंग होती है। हम लेमन लैंग्वेज में अगर देखो, ऑप्शन में आपका अगर प्रोटीन सिंथेसिस है तो आप कह सकते हो ईआर में, राइबोसोम और ईआर में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे किस पे बनता है? 2 टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। रफ में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या लगा होता है? आपका राइबोसोम्स लगे होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम क्या है? चेन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे किसकी? अमीनो एसिड की। वो चेन जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फोल्ड होके आपका प्रोटीन बनती है। बाय चांस आपकी ऑप्शंस में प्रोटीन सिंथेसिस के बजाय प्रोटीन फोल्डिंग मैच द फॉलोइंग में दे दिया तो घबराना नहीं है। प्रोटीन फोल्डिंग किसका काम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये मेम्ब्रेनस वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यहां रचना बताओ मुझे, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें आपका जो है क्या नहीं है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। वो किसके लिए? लिपिड सिंथेसिस के लिए। वो किसके लिए? लिपिड सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइन, स्मूथ राइबोसोम, लिपिड सिंथेसिस लिखो। इसमें क्या लिखोगे? लिपिड। फॉर एग्जांपल फोस्फोलिपिड्स। आपका मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो फोस्फोलिपिड से बनता है। लाइक कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहां सिंथेसाइज होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट जो आपकी ऑर्गेनेली है वो गोल्गी अपरेटस है। अब फोल्ड कर दिया, ध्यान से सुनना, फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके उसका क्या करें? कहां भेजे? समझो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने फोल्ड कर दिया, कहां भेजे भाई? किसे भेजे? कहां उसका फंक्शन है? किस ऑर्गेनेली में फंक्शन है? वो सारा काम गोल्गी अपरेटस करता है। कौन करता है? गोल्गी अपरेटस। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल है जिसमें आपका प्रोटीन है, वो वेसिकल क्या है आपका? जाएगा किससे मिलेगा? गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस में पैकेजिंग होगी। गोल्गी अपरेटस उसे बताएगा, सिग्नल देगा कि भाई तुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके लगना है, तुझे जाके एज ए एंजाइम लाइसोसोम में काम करना है, तुझे एंटीबॉडी के तौर पे काम करना है सेल के बाहर। वो डायरेक्शन, वो पैकेजिंग कौन करेगा? आपका कौन करेगा? गोल्गी अपरेटस। कौन करेगा? गोल्गी अपरेटस। गॉट दिस और नॉट? इसका फंक्शन क्लियर? देन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। एक्चुअली ये टर्म मिसनोमर मानता हूं मैं तो, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? इनमें ना आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सीधी सी बात है, क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। किसी को कोई ऐसा जिसे एंजाइम्स नहीं पता? एंजाइम्स नहीं पता। एंजाइम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। मतलब अगर मैं सीधी बात करूं लेमन लैंग्वेज में, नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, कि एंजाइम क्या काम करते हैं? जो जितनी भी रिएक्शन है ना बॉडी में, जितनी भी रिएक्शन, कुछ भी सेल में रिएक्शन हो रही है, वो थ्रू एंजाइम्स होती है। एंजाइम उन्हें कंट्रोल करते हैं। उनके एंजाइम्स जो है उनका कैटलिस्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एंजाइम हमारी बॉडी में किसका काम करते हैं? कैटलिस्ट का काम करते हैं। फाइन।
ये क्या करते हैं, लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स होते हैं जो एक्सेस और वोन आउट पार्ट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, या फॉरेन पार्टिकल्स जैसे बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, वायरस आ गया, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। इन्हें सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? इन केस ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन के केस में क्या होगा, हाँ जी, इन केस ऑफ स्टारवेशन आपका जो ये है आपका जो है, अगर मैं बात करूं, हाँ, लाइसोसोम्स ये क्या करते हैं, सेल की ऑर्गेनेलीज को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे सेल को किल कर सकते हैं। सुसाइडल एक्चुअली में दिस इज द वे टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ सेल ड्यूरिंग द स्टारवेशन, ना कि देखो अगर फूड नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली सेल विल डाई। बाय यूटिलाइजिंग its own organelles, own parts for the energy production and increasing the life, वो सुसाइडल थोड़ी बोलोगे अगर टेक्निकल टर्म्स में, है ना, बट हाँ वी यूज सुसाइडल कि वो खुद सेल को स्टार्व करवा देते हैं, बट वो एक्चुअली में क्या है, दिस इज एवोल्यूशन में ये क्या है कि काइंड ऑफ आपका क्या है कि स्टारवेशन के टाइम टू बाइड इट्स टाइम, कि भाई जब तक जो फेवरेबल कंडीशन नहीं आती तब तक मैं सरवाइव कर लूं खुद के उस पे ही, तो मैं इसे मिसनोमर मानता हूं, बट आप याद रखोगे सुसाइडल बैग्स। क्लियर है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है। क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। इसके अंदर देखो क्या होता है, आपका सारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है, मतलब डीएनए, क्रोमोसोम सारे इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन होगी। अब बच्चे ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन मैं यहां नहीं बताऊंगा, उन बच्चों के लिए स्पेशली डिफिकल्ट होता है एकदम से सारा समझना कि रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, ये मैं अलग से जो है आपका डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एक अलग से हमारा लेक्चर है, उसमें हम करेंगे एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सब एक साथ वो उस लेक्चर में करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है। लेमन लैंग्वेज में बता दूं कि डीएनए का डबल होना, मतलब एक सेल डिवाइड कर रही है, मान लो आपके 46 क्रोमोसोम है एक सेल में, तो अगर वो दो में डिवाइड हो रही है तो डीएनए को डबल होना करना है ना, वो रेप्लिकेशन प्रोसेस से होता है। ट्रांसक्रिप्शन काइंड ऑफ डीएनए टू आरएनए बनना है और आरएनए से प्रोटीन बनना। एक बात ध्यान रखना, प्रोटीन आर अल्टीमेट फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। प्रोटीन एंजाइम का काम करते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट का काम करते हैं, प्रोटीन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और प्रोटीन किससे बनते हैं? आरएनए से, सिग्नल से। आरएनए का सिग्नल किससे मिलता है? डीएनए से। वो सारी प्रोसेस मैं एक लेक्चर में अलग से बात करूंगा, ठीक है ना। रिची एंड सोनिया बताइए मुझे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अभी मैं बात नहीं करूंगा, बट कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, 1/10 ऑफ द न्यूक्लियस ये ले लेती है। ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियोलस होता है, अब लेमन लैंग्वेज में ही न्यूक्लियोलस बताऊंगा। ये मैक्सिमम एक्टिविटी का जोन होता है। मैक्सिमम एक्टिविटी से मतलब यहां अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, सिंपल भाषा में बोलूं तो ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, ठीक है। आगे इन चीजों की हम डिटेल में बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ आपका जो है प्लांट सेल में या डायएटम्स, डायनोफ्लेजेट्स जो प्रोटिस्टा है उनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? हाँ जी, इसमें होता है एक पिगमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हैव कैपेबिलिटी, उस पिगमेंट की, मतलब केमिकल है, सिंपल सी बात है, पिगमेंट है, उसकी कैपेबिलिटी है, इट कैन यूटिलाइज solar energy and it can convert it into the chemical food energy। किसमें चेंज कर देगा? जो सन की एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में, एनिमल्स में नहीं होती, ये किसमें होता है? प्लांट सेल में। दे ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। दे आर ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस,
मीन्स दे हैव देयर ओन, दे हैव देयर ओन क्या होता है, डीएनए। दे आर डबल मेम्ब्रेनस, और इनकी एक दो चीज याद कर सकते हो, इसमें क्या है आपका, हाँ जी, प्लांट लीव्स में होता है क्लोरोफिल, स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम थाइलाकोइड्स बोलते हैं। इसमें आपकी जो है, जो लाइट रिएक्शन होती है, क्या होती है, लाइट रिएक्शन, मतलब एनर्जी, जो सन की एनर्जी को कैप्चर करना। एंड स्ट्रोमा, स्ट्रोमा आपका होता है, इसमें डार्क रिएक्शन होती है, ये मिसनोमर है दोनों। यहां आपकी जो कैप्चर्ड एनर्जी है उससे फूड सिंथेसाइज होता है। ये स्टैक लाइक थिंग दिख रही है ना, ये थाइलाकोइड है। आपकी यहां सन एनर्जी को कैप्चर किया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, आपका सन एनर्जी को कैप्चर करके एटीपी और एटीपी रिलेटेड मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है, और वो एटीपी यूज करके स्ट्रोमा, जो बाकी पार्ट्स है सारा, उसमें आपका फूड सिंथेसाइज होता है। क्या होता है, फूड सिंथेसाइज। डबल मेम्ब्रेनस है, इतना हमारे लिए बहुत है, इतना हमारे लिए बहुत है। क्लियर। 9th-10th की एनसीईआरटी सबसे पहले प्रेफर करोगे, उसके बाद 6 to 10th, लेकिन नोट्स में लगभग आपका सब कुछ कवर है, 6 to 10 तक का सब कुछ। सेंट्रियोल्स, दे आर जनरली फाउंड क्लोज टू द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड आर मेड ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में। इसका काम होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कब काम होता है बच्चे, सेल डिवीजन के टाइम। सेल डिवीजन से मेरा मतलब है जब आपका जो है एक सेल से दो सेल बन रहे होते हैं, आपके जो जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो पार्ट्स में अलग अलग जगह जा रहा होता है। जो रेप्लिकेटेड डीएनए ना, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों सेल्स के में जा रहा है, दोनों सेल्स के लिए डबल होगा ना डीएनए रेप्लिकेशन होके। उसको करने के लिए आपको क्या है, सेंट्रियोल्स चाहिए एनिमल सेल में। प्लांट सेल में कुछ नहीं होता। फाइब्रस आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या है, उन क्रोमोसोम्स को दो अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट ऑन। स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स को जनरेट करते हैं सेंट्रियोल्स। प्लांट में नहीं होता, प्लांट में स्पिंडल फाइबर्स होते हैं बट सेंट्रियोल्स नहीं होते, याद रखोगे। क्लियर। ये स्ट्रक्चर है उसका। प्लांट सेल और एनिमल सेल की आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। मेन डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल का देख लो क्या क्या है। डिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारा चैप्टर है अलग से। कभी ये सोचो कि सर ने सिर्फ ये बता दिया कि ये प्लांट किंगडम है, ये एनिमल किंगडम है, हम पूरी डिवीजन करेंगे भाई, ठीक है, पूरी डिवीजन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस। मेन तो चार डिफरेंस अगर आप कर लोगे, चार मेन डिफरेंस। प्लांट में सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। थर्ड डिफरेंस, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जो किस में प्रेजेंट नहीं होते, प्लांट सेल में। फिर क्या है, वैक्यूल्स का डिफरेंस होता है। जो वैक्यूल्स होते हैं वो वैक्यूल्स क्या है आपके, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल में क्या होते हैं आपके, बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। ये आपका बेटा टेबल है। जब आप रिवाइज करो, अभी नहीं, जब रिवाइज करो ये टेबल, मतलब लास्ट मोमेंट पे जब रिवाइज करोगे इस टेबल को देख के जाओगे, ठीक है। ये टेबल, ये चीजें मैंने आपके जो है उसमें डाली हैं। फाइन, ये आंसर करो, क्वेश्चन को आंसर करो।
क्या आंसर होगा इसका? देखो मैच द फॉलोइंग करके देखो क्या क्या होगा इसमें। हाँ जी, ए बी डी सारे ही लिख दिए। हाँ जी, कंट्रोल सेंटर आपका न्यूक्लियस, 1 का सी, ठीक है, 1 का सी। सेकंड का फूड प्रोड्यूसर, हाँ जी, फूड प्रोड्यूसर, फूड प्रोड्यूसर क्लोरोप्लास्ट। सेकंड का डी, 2 का डी, आई थिंक यही होगा फिर। 3 का ई, गेट ऑफ द न्यूक्लियस। थर्ड का ई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। गेट ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन। एनर्जी प्रोड्यूसर माइटोकॉन्ड्रिया। ए आंसर हो जाएगा आपका, इसका क्या होगा? ए आंसर होगा। वो सारी चीजें हमें करनी है कि क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ की आपका जो है बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फंजाई क्या है, फंजाई के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हम जो 10th क्लास 9th क्लास में है वो गिवन, 9th क्लास के एनसीईआरटी में गिवन है। बेसिक एनिमल किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है, बेसिक क्लासिफिकेशन, वो सारी चीज करेंगे हम, बट वो मैं बाद में कराऊंगा। पहले सेल पढ़ा है, उसके बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गेनेलीज वगैरह, ठीक है, हम सारी करेंगे, ऑर्गन सिस्टम करेंगे। फिर उसके बाद जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद हम हार्मोन्स, मतलब अगर मैं बात करूं जूलॉजी वाले चैप्टर्स करेंगे। क्या करते हैं? सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं आपका किसमें? हाँ जी, सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं किसमें? फाइन, क्लियर है ये? सेल वाला चैप्टर खत्म हुआ हमारा। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव करते हैं, हमें पढ़ना है टिश्यूज। प्लांट टिश्यू भी, एनिमल टिश्यू भी। बहुत से बच्चे सिर्फ एनिमल टिश्यू पढ़ के चले जाते हैं, बट जो बेसिक साइंस जब आती है तो प्लांट टिश्यू से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जाइलम, फ्लोएम, बेसिक प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप, मैंने बताया प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं प्लांट टिश्यू से भी। तो हम आज जो सेल हमारा कंप्लीट हो गया, सेल ऑर्गेनेलीज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो क्या है? प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, वो कंप्लीट करेंगे हम। फाइन। अब सिंपल बात है, सेल अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म का काम कर सकती है, कर सकती है, ये तभी तो वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हायरार्की होती है। मतलब अगर मैं बात करूं सेल, टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की है? वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म की होगी, और उसी बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं। वो सारी चीजें हम क्लासिफिकेशन में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू है क्या। टिश्यू क्या है? असेंबली ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, सेल हेल्ड टुगेदर विद एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट द टिश्यू। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वो सेल इंटरेक्ट करती है टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। एक पर्टिकुलर टाइप फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो सेल क्या है? इंटरेक्ट करती है। वो क्या कहलाता है? आपका टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? टिश्यू। द स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं हम? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ टिश्यू। फाइन। देखो, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ये आपका फाइन। अब सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज करेंगे, फिर एनिमल टिश्यूज पे मूव ऑन करेंगे। पहले क्या करेंगे? प्लांट टिश्यूज, फिर एनिमल टिश्यूज। इनके क्वेश्चन भी पूछूंगा बीच बीच में मैं एक दो। प्लांट टिश्यू को जनरली हम, देखो, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू। कोई भी चीज है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, टिश्यू प्रेजेंट होंगे, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होंगे। सिंपल सी बात है, वेजिटेटिव होगा जो आपका सेक्स रिलेटेड, रिप्रोडक्शन रिलेटेड पार्ट में नहीं पार्टिसिपेट करते। रिप्रोडक्टिव टिश्यू जैसे आपका जो है, जिससे आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है? आपकी, हाँ जी, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जिसमें हम बेसिकली जो बात करते हैं प्लांट के टिश्यू को हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्मेटिक, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन सा होता है? हाँ जी,
वेट करिए, हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल बता रहा हूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो आपका कंटिन्यूसली, जिसमें सेल डिवाइड होती रहे, ग्रोथ होती रहे कंटिन्यूसली, वो क्या है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू है जो डिवाइड ना हो, जो डिवाइड ना हो, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ग्रुप ऑफ इमेच्योर सेल दैट आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग सेल डिवीजन। आपने देखा होगा प्लांट कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, वो ग्रोथ किसके कारण होती है प्लांट की? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। प्लांट मेरिस्टम इज फाउंड इन जोन्स, पूरे जो आप जो भी प्लांट देखते हो ना, उसके हर जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता। आपने नोटिस किया कहां कहां से प्लांट की ग्रोथ होती है, मुझे बताओ, प्लांट की ग्रोथ कहां कहां से होती है? जहां ग्रोथ होती है टिप पे ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है तो एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट, सीधी सी बात है। उसके जो बिल्कुल कॉर्नर होगा वहां आपका क्या प्रेजेंट होगा? मेरिस्टम टिश्यू होगा। लीफ, पैरामोडिया एंड वस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम। अब ये देखो, ये चीज मैं आपको बताता हूं, एपिकल मेरिस्टम, चाहे वो रूट का है चाहे वो शूट का है, रूट भी बिल्कुल लास्ट से बढ़ेगी और शूट भी। फिर आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम का मतलब है आपका बीच बीच में आपका क्या है, जिससे देखो आपकी ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, बीच में आपकी ब्रांचेस और लीफ निकलती है कि नहीं निकलती, वहां प्रेजेंट होता है। यूजुअली ये कहां प्रेजेंट होता है? नोड के पास प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? नोड एंड इंटरनोड, दो टर्म समझ लो, नोड इंटरनोड। गन्ना देखा आपने? गन्ना, शुगर केन, गन्ना खाया कभी? हाँ जी, उसमें देखो आपने देखा होगा जो पार्ट हम खाते हैं और उसके बीच में ना हार्ड पार्ट होता है, एक गांठ सी होती है, उसको हम बोलते हैं क्या आपका? वो आपका क्या है? नोड है और ये इंटरनोड है। नोड पे आपने देखा होगा कि साइड से एक पार्ट निकला होता है जिससे आप गन्ना उगा सकते हो बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वो क्यों उगा सकते हो? क्योंकि उसमें मेरिस्टम टिश्यू होता है, वो ग्रो कर जाता है नोड में। एंड देन लेटरल मेरिस्टम। अब देखो ये तो यूजुअली लंबाई बढ़ा रहे हैं, अब आप देखोगे टाइम के साथ गिर्थ बढ़ती है। गिर्थ का मतलब समझो डायमीटर बढ़ता है, पेड़ का बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? वो किसके कारण है? लेटरल मेरिस्टम के कारण। वो किसके कारण है? लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम में आपका क्या आ जाता है? आपका जैसे वस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। सिंपल समझो, जो पेड़ का तना है उसका जो है, उसका ये चीज पेड़ का तना है, तो यहां आपका क्या होगा? लेटरल मेरिस्टम। ये प्लांट को डायमीटर बढ़ाने में हेल्प करेगा। कोर कैम्बियम और आपका, हाँ जी, कोर कैम्बियम किसका एग्जांपल है? वस्कुलर कैम्बियम किसका एग्जांपल है? मेरिस्टम टिश्यू का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ मुझे। क्लियर है? एपिकल कौन सा है, लेटरल कौन सा है, इंटरकैलरी कौन सा है? क्लियर है कि नहीं है? बहुत एक्टिव होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, थिन सेलुलोज वॉल्स होती हैं। ध्यान देना, अब ध्यान से सुनना, जब नई नई सेल होती है ना, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। बच्चे किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मेम्ब्रेन के बाहर ना एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वो रिजिड सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अब सेलुलोज आपका, हम स्ट्रक्चर में अभी नहीं जाएंगे, सेलुलोज जो है वो बहुत थिन प्रेजेंट होता है किसमें? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, मतलब बहुत कम। जैसे जैसे वो मैच्योर होती है ना सेल, तब सेलुलोज का अमाउंट बढ़ता जाता है।
फिर सेलुलोज के साथ और उसे हार्ड बनाने के लिए, आपने देखा होगा लकड़ी तो हार्ड होती है ना, तो उसमें लिग्निन, पेक्टिन वगैरह और केमिकल्स आ जाते हैं। बट जब नई नई सेल होती है उसमें सेलुलोज होता है सिर्फ, और वो भी थिन, और जो उसका साइटोप्लाज्म मतलब उसका इंटरनल मटेरियल बहुत क्या है, बहुत ज्यादा डेंस होता है, एंड दे आर वेरी एक्टिव, उनकी डिवीजन बहुत एक्टिव होती है। क्लियर है कि नहीं है, बताओ मुझे। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछूं, उसका आंसर कर पाओगे कि आपका तना किसके कारण बढ़ता है, मतलब डायमीटर ऑफ गिर्थ ऑफ, तो आप उसमें एग्जांपल उसमें दिया होता है एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, या तो ये दिया होता है या दिया होता है कोर्क कैम्बियम, कोई भी एक दिया होता है कोर्क कैम्बियम, तो आप उसमें आंसर कर सकते हो। कोर्क कैम्बियम आपका लेटरल टिश्यू है जो उसकी गिर्थ बढ़ाने में, गिर्थ मतलब उसका डायमीटर बढ़ाने में। फाइन। अच्छा, जब आपके कैटल्स घास खाते हैं, कैटल्स क्या है, घास खाते हैं, भैंस गाय घास खा रही है, भैंस घास खा रही है, तो घास आप देखोगे खाने के बाद बीच में से टूट जाती है, वो फिर से ग्रो कर जाती है। उस ग्रोथ के लिए कौन सा मेरिस्टम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? इंटरकैलरी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इंटरकैलरी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछे गए हैं भाई, सीडीएस, यूपीएससी सीडीएस और सीएपीएफ जो मैं बता रहा हूँ, 20 लेके चलते हैं हम बेसिक साइंस के क्वेश्चंस का, बहुत अच्छा बेस, मतलब लगभग पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी अगर आप वो प्रीवियस ईयर्स के उनके कर लोगे, तो वही स्टेट पीसीएस पूछता है। क्लियर है कि नहीं है? परमानेंट टिश्यू, हाँ जी, परमानेंट टिश्यू आर दोज इन विच ग्रोथ हैज स्टॉप्ड आइदर कंप्लीटली और फॉर टाइम बीइंग, मतलब उसमें ग्रोथ नहीं होती, सेल डिवीजन नहीं होती। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में एक सिंगल टाइप की सेल होती है, और कॉम्प्लेक्स में आपका मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। फाइन, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल किस में होती है? आपका परमानेंट टिश्यू में। अब इनके देखो मेन चीज है इनका फंक्शन क्या है, और फंक्शन क्या है वो पता होना चाहिए सिंपल और परमानेंट टिश्यू का। सिंपल टिश्यू आर होमोजेनियस टिश्यू, मतलब एक ही सेल के बने होते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल। तीन टाइप के हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरलकाइमा। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, मैच्योरिटी लेवल देखो, ये सबसे पहले बने, फिर ये, फिर ये, इनमें जो है, इनमें जैसे इनका जो मेन फंक्शन रहेगा स्टोरेज होगा, लाइव होते हैं ये, मेनली किसके बने होते हैं, इसके इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की ही बनी होती है, और इतनी ज्यादा आपका इनमें, हाँ जी, सेलुलोज की बनी होती है जो पैरेनकाइमा। सेलुलोज, बाकी मटेरियल इसमें अभी आया नहीं होता, बाकी केमिकल्स नहीं आए होते, और क्या होता है कि इसमें वैक्यूल्स वगैरह बहुत कम होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है आपका? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जैसे जैसे ये मैच्योर होती है ना, कोलन काइमा सेल बनी, और जो आपकी स्क्रिल काइमा सेल, तो ये डेड सेल हो जाती है लगभग। क्या हो जाती है? डेड सेल। तो आपका, जैसे मैं सिंपल बात करूं, स्टोरेज, स्टोरेज से मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्टोरेज, कंप्लीटली मैकेनिकल सपोर्ट में कन्वर्ट होना या ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, इसमें ये चीजें, ये टिश्यूज काम करते हैं। एक एक करके सबके फंक्शन देख लें हम। पैरेनकाइमा सिंपल, सबसे सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा आपके लिविंग होते हैं, ये डेड होते हैं। ये क्या होते हैं? डेड। आपके स्क्रिल काइमा क्या होगा? डेड होगा।
ठीक है। पेरेन्काइमा सेल आर थिन वॉल्ड, मैंने बोला ना क्या होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। क्या होती हैं? थिन वॉल्ड, ओवल, राउंडेड एंड पॉलीगन इन शेप, पॉलीगनल शेप, ओवल, राउंडेड। जैसे जैसे इसमें पर्टिकुलर शेप लेने लगती है, जब आपकी वो कोलेनकाइमल सेल होती है, वो स्क्वायर टाइप हो जाती है। एंड दे हैव वेल डेवलप्ड स्पेस अमंग देम। इनमें जो है थिन वॉल रहेगी, इतनी मोटी वॉल नहीं होती। एक्वाटिक, इसमें बीच बीच में एयर मिलती है ताकि एक्वाटिक जो प्लांट है वो फ्लोट कर पाए ना, है ना। इसलिए उनमें क्या होता है, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा सेल होती है। ये पेरेन्काइमा की ही टाइप है। उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस, एयर होता है। उनके बीच में क्या होता है, एयर होती है। When exposed to light, पेरेन्काइमा सेल के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोप्लास्ट हमारा किस चीज में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। तो जो मेन फंक्शन इनके क्या रहते हैं पेरेन्काइमल सेल के, वो बात कर लेते हैं। पेरेन्काइमा स्टोरेज मेन फंक्शन है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मेन फंक्शन है किसका, पेरेन्काइमल सेल्स का। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। जैसे पोटैटो है, पोटैटो पेरेन्काइमा वैक्यूल्स आर फिल्ड विद स्टार्च। किसके बने होते हैं, स्टार्च के, जो हम खाते हैं। एप्पल में पेरेन्काइमा क्या स्टोर करते हैं, शुगर, वो भी हम खाते हैं। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट जो लेयर है टिश्यू है, वो क्या है आपका कोलेनकाइमल टिश्यू। लिविंग है, ध्यान देना, फाउंड अंडर एपिडर्मिस, मतलब जो आउटर लेयर है किसी भी ऑर्गन की, उसके नीचे पाई जाएगी। आर सेल्स आर इलोंगनेटेड विद अनइवनली थिक्ड वॉल। इसमें क्या होता है, सेलुलोज ज्यादा प्रोड्यूस होके वॉल्स थिक हो जाती है, उसका इनर मटेरियल कम होता जाता है, उसका इनर स्पेस कम होता जाता है, उसके वैक्यूल्स बढ़ते जाते हैं। वैक्यूल समझ लो, जो स्टोरेज का काम भी करेंगी, ये ऑयल, स्टार्च, उसमें हेल्प करेंगी। फाइन। सेल्स आर रेक्टेंगुलर और टेपरिंग एंड्स। पर्सिस्टेंट प्रोटोप्लाज्म होता है, बट कम होता है किससे, पेरेन्काइमल सेल से। दे पोजेसेस थिक प्राइमरी नॉन लिग्निफाइड वॉल्स। लिग्निन एक आपका मटेरियल होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। क्या होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। अब बहुत से नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लिग्निन है क्या। देखो, फर्नीचर खरीदने जाते हो, फर्नीचर खरीदते हो, तो कई बार आपको डार्क ब्राउन हार्ड लकड़ी दिखा के कहते हैं कि ये लकड़ी सालों साल चलेगी, है ना। उसमें क्या होता है, वो पुरानी लकड़ी होती है, उसमें लिग्निन का कंटेंट आ जाता है। नॉर्मली सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, बट उसमें लिग्निन आने के कारण वो हार्ड हो जाती है, तो उसे बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको आपकी जो दीमक है वो जल्दी से खा नहीं सकती। लिग्निन हार्ड कर देता है सेल वॉल को। लिग्निन क्या कर देता है, सेल वॉल को हार्ड कर देता है बच्चे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। बट ये नॉन लिग्निफाइड है। अगले जो आपका टिश्यू है उसमें इसमें क्या होता है, पैक्टीन होता है। मेनली क्या होता है, पैक्टीन प्लस सेलुलोज। मेनली क्या है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर ग्रोइंग ऑर्गन्स। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये देखिए, पेरेन्काइमल सेल्स, पेरेन्काइमल सेल्स, हाँ जी, कोलेनकाइमल एंड स्क्रेलेमल सेल्स, उसकी भी बात कर लेते हैं। ये क्या है, डेड सेल्स होती हैं। ये क्या है, डेड सेल। जो आपका टिश्यू स्क्रेलकाइमा टिश्यू है, डेड सेल होती है। थिक वॉल्ड लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, और इसका प्रोटोप्लाज्म ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। दे आर डेड, डू नॉट पोजिंग प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म होता नहीं है। स्क्लेरोकाइमा आर ग्रुप्ड इनटू फाइबर्स एंड स्क्लेरॉइड्स। दो टाइप के होते हैं, स्क्लेरॉइड स्टोरेज के लिए यूज होता है, फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट के लिए या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। जो आपका जो आगे हम देखेंगे स्क्लेरोकाइमा सेल्स उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, किसमें, परमानेंट टिश्यू में, जो आपका ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। और ये किस चीज में, ट्रांसपोर्ट एंड मैकेनिकल सपोर्ट। फाइबर्स आर इलोंगनेटेड
एंड यूजुअली विद पॉइंटेड एंड्स। देयर वॉल क्या होती है, लिग्निफाइड। ये फाइब्रस स्ट्रक्चर है, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर है। फाइन। Scleroids are widely distributed in plant body. They are isodiametric with lignified walls. हर जगह पाई जाती है लगभग। और मेनली जैसे फॉर इसका एग्जांपल क्या है, जैसे जो फ्रूट होते हैं ना, फ्रूट्स में क्या है आपका पाया जाता है, फ्रूट्स एंड सीड में क्या, कौन सा टिश्यू, स्क्लेरकाइमा टिश्यू। Lumen is filled with wall material. Scleroids are also common in fruits and seeds. Pits are prominent and seen along the walls. Pits किसके लिए, transport of water and transport of food. उनमें छेद होते हैं। क्लियर। सिंपल टिश्यू, ये देखो फाइबर्स या स्क्लेराइड्स। और भी टाइप होता है बट हमें यही करना है। क्लियर है कि नहीं है, बताओ मुझे। फिर परमानेंट टिश्यू पे बढ़े। हाँ जी, फिर हम परमानेंट टिश्यू पे बढ़े। परमानेंट टिश्यू जो है, हाँ जी, परमानेंट टिश्यू आपके मतलब कॉम्प्लेक्स, परमानेंट कॉम्प्लेक्स, सिंपल तो कर लिया हमने कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। मेनली हम इसमें क्या पढ़ते हैं, वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू, अब देखो चीजें आपको रिलेट करनी आनी चाहिए। वस्कुलर टिश्यू वो होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम आपका पानी एंड मिनरल्स, फ्लोएम आपका फूड मेनली। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। वस्कुलर टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरेस प्लांट डोमिनेंस इन टेरिटोरियल लाइफ। जो लैंड पे लाइफ है, जो प्लांट्स हैं, आगे मैं क्लासिफिकेशन में कराऊंगा, अभी मैं मुंह से बोल रहा हूं सिर्फ। जैसे आपका एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जितने भी आपके जैसे मैंगो होगा, वीट होगा, सब एंजियोस्पर्म्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स होगा, वीट, राइस, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये सारे। फ्लावर दिखते नहीं है हमें इनके कईयों के, बट ये सारे क्या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स और आपका टेरिडोफाइट्स, इन तीन टाइप के प्लांट्स में क्लासिफिकेशन करेंगे हम। इन तीन टाइप में आपके वस्कुलर टिश्यू होते हैं जो पानी और फूड को दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े प्लांट्स बने। नहीं तो एल्गे की तरह ही आपका सिंगल सेल्ड ही रह जाने थे वो। या ब्रायोफाइट एक कैटेगरी है जो वस्कुलर प्लांट्स की नहीं है। जैसे आपकी काई होती है ना, मॉस, वो ब्रायोफाइट में आते हैं, उनमें वस्कुलर टिश्यू नहीं होते। वस्कुलर टिश्यू आर फाउंड इन 3 डिविजन्स ऑफ प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट। घबराना नहीं है, क्लासिफिकेशन में इनकी सबकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक हम करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन में करेंगे हम। यू विल हैव टू गो थ्रू दीज नोट्स, 2 बार तो एटलीस्ट जाना होगा आपको। लेकिन मैं इतना अश्योर कर सकता हूं कि क्लासेस के बाद बेसिक साइंस में दिक्कत नहीं आएगी। टाइम भी कम लगेगा, मतलब आप 1 दिन में या 2 दिन में पूरी साइंस रिवाइज कर लोगे 6 to 10 तक की। क्लियर है कि नहीं? जाइलम, जाइलम का काम जो होता है वो क्या होता है, पानी की सप्लाई। जाइलम गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मेन काम क्या होता है जाइलम का, आपका कंडक्ट वाटर मिनरल्स। यूनिडायरेक्शनल होता है मेनली, इसका क्या होता है यूनिडायरेक्शनल, मतलब आपका फ्रॉम रूट टू लीव्स, एक ही डायरेक्शन में आपका क्या है, क्या करते हैं ये, पानी की सप्लाई करते हैं, मिनरल्स की सप्लाई करते हैं। फाइन। 4 कंपोनेंट है, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा। ये तीनों डेड होते हैं, डेड सेल्स के होते हैं। ये आपका लिविंग सेल होती है। ये
किसमें? स्टोरेज ऑफ फूड में। पेरेन्काइमा क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है। जाइलम, ट्रैकियोइड एंड वेसल्स आपके क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम वेसल सिर्फ एंड सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह में नहीं पाया जाता। एंजियोस्पर्म्स जो है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें वेसल्स पाए जाते हैं। सिंपल भाषा में दोनों का डिफरेंस बताता हूं। ट्रैकियोइड्स क्या है? आपकी एक सिंगल सेल है जिसके टेपर्ड एंड होंगे। टेपर्ड एंड का मतलब बंद एंड होगा। एक सिंगल सेल है ट्रैकियोइड, और इसमें पोर्स प्रेजेंट होंगे बट एंड बंद होगा। ठीक है। जाइलम वेसल्स क्या है? परफोरेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स, जिसके अंदर पिट्स होती हैं और जिसका जो है एंड भी परफोरेटेड होता है, मतलब पानी ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाएगा। डिफरेंट सेल्स होती हैं इसमें, क्या परफोरेटेड सेल्स होती हैं जिनकी पिट्स, जिनका अगर मैं बात करूं, जिसमें प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। दिस इज द मेन, दीज आर द मेन पाइपलाइंस कह सकते हो लेमन लैंग्वेज में। मेन आपकी क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट का, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट के लिए वेसल्स है। जाइलम फाइबर्स क्या है आपके? जाइलम फाइबर्स आपको प्रोवाइड करते हैं क्या? जाइलम फाइबर्स आपको प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट। फाइन। और इन फाइबर्स से आपका जैसे जूट है, जूट वगैरह आपका जो है फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, जूट, हेम्प, वो इन्हीं से बना होता है। ये देखो, ट्रैकियोइड, वेसल्स, पेरेन्काइमा। क्लियर है कि नहीं है? बताओ मुझे। एंजियोस्पर्म्स में होती है ये वेसल्स, और में नहीं होती। पेरेन्काइमा ही लिविंग होती है, बाकी तीनों डेड होती हैं। क्लियर है कि नहीं? बताओ मुझे। फ्लोएम, फ्लोएम आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ये क्या? फूड, और ये बाई डायरेक्शनल भी कर सकता है, बाई डायरेक्शनल उसमें भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लीव्स टू रूट, कई बार फूड स्टोर रूट में होता है, तो एट द टाइम ऑफ ऑटम रूट से लीव्स में भी ट्रांसफर हो जाता है फूड, बाई डायरेक्शनल। इसके मेन है सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फाइबर्स एंड फ्लोएम, पेरेन्काइमा। जो सीव एलिमेंट है, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट। ये क्या है? मेन स्ट्रक्चर होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। परफोरेटेड मतलब जिसमें छेद हो, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। डेड होता है, और ये जो है न्यूक्लियस नहीं होता इन सेल्स में। क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब इनका प्रोटोप्लाज्म ऑलमोस्ट निल होता है। ठीक है। कंपेनियन सेल इनके साथ होती है। कंपेनियन सेल का काम होता है स्टोरेज प्लस हेल्प इन formation of gradient for transport of food। ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करते हैं। ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड नहीं हो सकता बच्चों, ये ध्यान रखना। ग्रेडियंट ऑफ योर, ग्रेडियंट का मतलब है, सिंपल सी बात है, अगर एक जगह शुगर की कंसंट्रेशन कम है, एक जगह ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। जब तक ये ग्रेडियंट डिफरेंस नहीं होता ना, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, और वो ग्रेडियंट डिफरेंस के कारण ही आपका क्या होता है? आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है। वो कौन बनाता है? कंपेनियन सेल। समझो ये चीज। और जो ये सीव एलिमेंट्स होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता, कंपेनियन सीव सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा वही स्टोरेज का काम है, इनका क्या है? स्टोरेज का काम है। ये चीज देखो, ये देखो, ये सीव ट्यूब्स है, ये परफोरेटेड है, एक से दूसरी कनेक्टेड है, ये फूड और उसका इसके साथ में कंपेनियन सेल है। ये कंपेनियन सेल स्टोरेज ऑफ फूड भी करती है, पेरेन्काइमा भी करती है। ये इसमें क्या, शुगर की आवाजाही अगर मैं बात करूं, तो ये ग्रेडियंट को क्या करती हैं? ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखती है, जिसके कारण आपका
फूड ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक रिची, सोनिया बताओ क्लियर है कि नहीं है चीजें, बताओ मुझे। हाँ जी बताओ बताओ। फिर हम नेक्स्ट एनिमल टिश्यूज पे बढ़ते हैं। हम क्या एनिमल टिश्यूज पे बढ़ते हैं, बढ़े। सोनिया इतना मैं कह सकता हूं कि इन लेक्चर्स के बाद चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, बायोलॉजी टफ नहीं लगेगी। जो मेरे नोट्स है ना, सिर्फ वो पढ़ लेना, सिर्फ वो पढ़ लेना। मैं ये कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट सब कुछ है उनमें जो हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहिए। ठीक है, मैं डिटेल मतलब 6 to 10th और कुछ पार्ट थोड़ा बहुत इसमें बायो में थोड़ा सा जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं हायर उससे वो ले लेता हूं मैं, बाकी नहीं। जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे हिसाब से इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो भी आपके कंपटीटर को नहीं आता होगा। बताया ना मैंने, प्लांट टिश्यूज नहीं करके जाते बच्चे, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये चीजें हमें डिटेल में करनी है। एनिमल टिश्यूज पे आ जाते हैं हम, ठीक है। और पीपीटीज हैं, इनके थ्रू हर फिजिक्स केमिस्ट्री बाय फिजिक्स तो हमने कर ली लगभग, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स हम कर लेंगे, और जो हमारा जो है बायो भी हम कोशिश करेंगे 4-5 दिन में हमारी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद केमिस्ट्री में 3 से 4 दिन लगते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगेंगे। वो मैं या तो एक्स्ट्रा क्लास, या मैंने आज सोचा था बट ड्यू टू सम रीजन 6:30 हम क्लास शुरू नहीं कर पाए। 6:30 से ही क्लास, 2 दिन में क्लास 6:30 ही लूंगा। फाइन। टाइप्स ऑफ टिश्यू, कोई भी एनिमल है उसकी पूरी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं सिर्फ। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल, नर्वस। सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली एपिथेलियल होगा जो आपकी आउटर कवरिंग है, इनर कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स है, जो प्रोटेक्शन देते हैं, अब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन, ट्रांसपोर्ट, एक लेयर से दूसरी लेयर में हेल्प करते हैं, वो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू लाइक बोन, बोन है कनेक्टिव टिश्यू, फिर आपका एडिपोज टिश्यू, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, उनकी बात करेंगे। मसल मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, मसल क्या है, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, मसल टिश्यू। नर्व आपका बेसिक ब्रेन, और ब्रेन जो सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, नर्वस टिश्यू, ठीक है। यहां हम ब्रेन नहीं पढ़ रहे हैं, यहां ऑर्गन सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं हम, वो हम डिटेल में ऑर्गन सिस्टम जब करेंगे तब करेंगे। मसल सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, यहां हम टाइप ऑफ मसल्स पढ़ेंगे। गेटिंग इट और नॉट, समझ लो। सर्कुलेशन नहीं पढ़ेंगे यहां हम ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। फर्क है इन चीजों में। चलो सबसे पहले आ जाओ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द बॉडी सरफेस या ऑर्गन को कवर करता है, आउटर लेयर, इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ ऑर्गन्स वो कवर करता है, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू में भी जो ग्लैंड्स हैं वो भी क्या है, उनको भी कवर करता है, उनको भी बनाता है कौन है, एपिथेलियल टिश्यू। मेन रोल मैंने क्या बताया, अब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन एंड प्रोटेक्शन। अब इन्हीं चीजों से समझ जाओ कि ये कहां पाया जाएगा। अब्जॉर्प्शन कहां होगी, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, रिलीज ऑफ HCl स्टमक में होगा, सिक्रेशन ओवरी सिक्रेशन होती है, ठीक है। प्रोटेक्शन आउटर स्किन है कि नहीं है, इनर पार्ट ऑफ ऑर्गन्स, आउटर पार्ट ऑफ ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन चाहिए, समझ लो। अब्जॉर्प्शन आपका जो है कहां, किडनी में,
किडनी में क्या है, नेफ्रॉन्स होते हैं, पानी उल्टा रीअब्सॉर्ब करना होता है कि नहीं होता? गेटिंग पॉइंट? उनसे समझ जाओगी ये कहां मिलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल लाई ऑन ए नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एक नॉन सेलुलर मैट्रिक्स की बनी होती है, आपका फाइब्रस स्ट्रक्चर की बनी होती है, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, वो हमें डिटेल में नहीं करना, फाइब्रस स्ट्रक्चर, उसके ऊपर आपकी क्या है, सेल लेयर बनी होती है। द एपिथेलियल टिश्यू जनरली लैक ब्लड वेसल्स, इनमें यूजुअली होती हैं लेकिन यूजुअली लैक करती हैं क्या, ब्लड वेसल। Epithelial is separated by underlying connective tissue which is provided it with nutrient। जो बेस है ना, उसके नीचे आपका क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होगा, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू होगा जो उसे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे स्किन को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। अब टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिंपल, कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एक टाइप के सेल का बना हुआ, कंपाउंड एक से ज्यादा, कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल, ठीक है। इसमें एक ही लेयर बेसमेंट के टच में होते हैं, बाकी नहीं होती। इसमें कोई सिंगल सेल लेयर में क्या है, सारी सेल बेसमेंट के टच में होंगी, सारी सेल। सिंपल एपिथेलियम जो है हमारा, हम पढ़ लेते हैं। फंक्शन बता ही दिया था मैंने, प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, सेक्रेशन, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रेटरी फंक्शंस, वो सारा है, सबका अलग अलग पढ़ लेते हैं। 5 टाइप के इंपॉर्टेंट आपके एपिथेलियल टिश्यू है। स्क्वायमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर। सिंपल जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू होता है। अब हर टाइप का मैं फंक्शन आपको याद करा दूंगा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, क्योंकि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर रिलेटेड एंड देयर लोकेशन इज रिलेटेड। कैसे, देखो बेटा, स्क्वायमस देखो, बिल्कुल पतली लेयर नहीं है, क्यूबोइड थोड़ा सा ज्यादा, और इसमें क्या है, आपका सेलुलर मटेरियल ज्यादा है, यानी कुछ सिक्रेट कर सकता है। कोलमनार सिंगल लेयर है, ये बेसमेंट से अटैच है बट लेंथी है। सीलिएटेड कोलमनार है, कोलमनार बट उसमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, कोलम लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये चीज देखो, ग्लैंडुलर हो गया आपका, जो ग्लैंड्स जो कुछ सिक्रेट करती हैं। ग्लैंडुलर सेल्स क्या है, आपका कोई केमिकल सिक्रेट करती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंटेस्टाइनल जूस जो डाइजेशन के लिए यूज होता है, या आपका स्टमक में HCl, वो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, वो क्या है, आपकी ग्लैंड्स बनाती है, सिंपल भाषा में बोलूं तो। बेसिक आइडिया ये है ना। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस आपका क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सिंपल टिश्यू देखो, अब रट्टा नहीं मारना, यू हैव टू कनेक्ट द थिंग्स। अगर आपको चीजें कनेक्ट करनी आती है, यू विल एबल टू डू जस्टिस, आपको याद हो जाएगा जल्दी। स्क्वायमस एपिथेलियम देखो, मैं आपको सिंपल लॉजिकल चीज से बढ़ाता हूं। पतली लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट सेल्स विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। अब थिन लेयर कहां प्रेजेंट होनी चाहिए, जहां कुछ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है कि नहीं, वहां होना इंपॉर्टेंट। कहां, CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है, CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है, कहां है भाई ये, लंग्स में। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी, यूरिया, पोटाशियम, आपका वेरियस मिनरल्स वगैरह का एक्सचेंज होता है। वाटर अब्जॉर्प्शन कहां होता है, किडनी में होता है कि नहीं होता। सम पार्ट ऑफ योर स्किन एंड टंग, मेनली ये चीज यहां पर आ जाएगा। बॉडी को मैकेनिकली प्रोटेक्ट करना, ड्राइंग एंड इन्वर्जन ऑफ जर्म्स, उसमें म्यूकस प्रेजेंट होती है ताकि वो सूखे ना, सूखेगी तो वो डाइसेक्ट हो जाएगी। एंड इन्वर्जन ऑफ जर्म्स एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, म्यूकस क्या करती है, उस कोई भी जैसे बैक्टीरिया आया, वायरस आया, उसको ट्रैप कर लेती है। ये फंक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज द मेन फंक्शन। क्लियर है कि नहीं, कहां मिलेगी। लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, यहां भी ऑब्जर्प्शन हो जाती है। एलुवुलाई ऑफ
लंग्स, एलुवलाई क्या है, लंग्स का जो सेक्स जिसके थ्रू CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। बताओ सोनिया एंड रिची, समझ आया कि नहीं आया, बताओ मुझे, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? क्यूबिडाइल एपिथेलियम मतलब आपकी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, राउंड, द न्यूक्लियस इज राउंड एंड लाई इन द सेंटर, सिंगल लेयर होगा यहां भी। ये कहाँ है? प्रेजेंट इन थायराइड वेसल्स, आपकी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, पेनक्रिया की सेल्स बनाती है। पेनक्रियाज में आपका क्या है, दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन होते हैं। यहां जो है आपका एक्सोक्राइन फंक्शन होगा आपका क्या, हाँ जी, एक्सोक्राइन होगा, ये आपके जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए? डाइजेशन के लिए, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इट इज आल्सो फाउंड इन इंटेस्टाइन एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एज माइक्रोवेली दैट इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन। मेन फंक्शन क्या है? सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन है इसका भी। मेन फंक्शन क्या है? सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। कहाँ का? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मतलब किडनी का जो यूनिट होती है ना, जिससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, यूरिया की कंसंट्रेशन होती है, वो नेफ्रॉन है, वहां पाया जाएगा। माइक्रोविल्ली दैट इंक्रीज द, माइक्रोविल्ली होती है कि इसका क्या है, ये जो है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाती है। ये सीलिया नहीं है, ये क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को माइक्रोविल्ली बोलते हो। क्या बोलते हो? माइक्रोविल्ली। ये क्यों बनती है इंटेस्टाइन में? क्यों बनती है भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में? क्योंकि आपका जो फूड अब्जॉर्प्शन होती है, ब्लड में आपके न्यूट्रिएंट्स है, वो किससे जाते हैं बच्चा? ब्लड में न्यूट्रिएंट्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जाते हैं, अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है ना। और जितना ज्यादा ऐसे प्रोजेक्शन, एक फ्लैट सरफेस है और एक माइक्रोविल्ली है, बताओ ऑब्जॉर्प्शन किस, ऑब्जॉर्प्शन सरफेस कौन से का ज्यादा होगा? बताओ मुझे, बताओ, क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी बच्चे बताओ मुझे। आई थिंक इट्स फाइन, है ना। तो अब्जॉर्प्शन और ये मेन फंक्शन है इसका, सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये ग्लैंड्स में पाई जा रही है। स्वेट ग्लैंड है तो अब वहां रिलीज करती है ना कुछ चीज, पेनक्रियाज है आपका, एक्सोक्राइन, उसमें ये क्या है आपके इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं, वो रिलीज करते हैं। जैसे आपका जो है फॉर एग्जांपल अमाइलेज है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए। थायराइड में हार्मोन रिलीज होता है कि नहीं होता? सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन दोनों फंक्शन। कोलुमनार एपिथेलियम, इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्लेंडर सेल, न्यूक्लियस बेस पे होता है। फाउंड इन स्टमक, गाल ब्लैडर, बाइल डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन, कोलन मतलब नीचे का पार्ट होता है, ओविडक्ट, आल्सो forms the mucous membrane. They are the mainly involved in secretion and absorption. ये भी secretion और absorption में पाई जाएंगी। अब देखो इनका मेन चीज क्या है कि इनका साइज बड़ा है कंपैरेटिवली। कहाँ? स्टमक लाइनिंग, स्टमक लाइनिंग में ये क्या है, HCl वगैरह रिलीज करने में हेल्प करते हैं। HCl हो गया, म्यूकस हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। गाल ब्लैडर स्टोरेज के लिए यूज होता है आपका, ठीक है। बाइल जूसेस स्टोर होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं? लिपिड डाइजेशन में। तो ये ध्यान रखना, ये किसके लिए? अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन के लिए। ये भी सीलिएटेड एपिथेलियम, ये वहां मिलेगी। सीलिया का क्या काम होता है? ये कोई भी चीज इसके ऊपर आएगी, इसकी मूवमेंट करा सकते हैं। ध्यान से सुनना, इसकी मूवमेंट करा सकते हैं। तो जो आपकी जैसे जो है ब्रोंकई है, मतलब सांस की नली सोचो, ठीक है, उनका जो है ट्रैकिया है,
उसके अंदर पाई जाएगी। उसमें क्या म्यूकस होगा ना, म्यूकस के साथ आपके वायरसेस, बैक्टीरिया, वायरसेस, पाइप में बात कर रहा हूं मैं, लंग के अंदर नहीं, पाइप के अंदर। तो वो ट्रैप हो गए, वो ट्रैप होके ये इन्हें बाहर निकाल देते हैं, आपके नोज से बाहर आ जाता है बलगम जो आता है, या फिर ओविडक्ट जो ओवरी की डक्ट है, क्योंकि ओवम को मूव करना होता है कि नहीं होता, समझो। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। कहां मिलेगा? ट्रैकिया, विंड पाइप, ब्रोंक्यूल्स, ताकि माइक्रोब्स, डस्ट पार्टिकल, पोलन उसे बाहर निकाल पाए। ओविडक्ट, समझ रहे हो, किडनी की ट्यूब्यूल्स में कुछ भी ऐसा हो वो बाहर निकल जाए। गेटिंग इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। सिलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट है हमारा ग्लैंडुलर, कुछ रिलीज करते हैं कुछ। एपिथेलियम सेल्स आर ऑफन मॉडिफाइड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड ग्लैंड सेल्स, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक पेट वाली, मैंने बताया ना कि कुछ रिलीज कर देते हैं, म्यूकस वगैरह, एचसीएस, पैनक्रियाटिक ट्यूब्यूल्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, वो सारी आपकी क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ये है वही, ये आपकी क्या है, कोलमनार ही है, बट ये क्या है, स्पेशलाइज्ड इन रिलीजिंग समथिंग, सिक्रेशन में स्पेशलाइजेशन होती है, तो इनको स्पेशल नाम दे देते हैं ग्लैंडुलर। कंपाउंडेड एपिथेलियम, कंपाउंडेड मतलब आपका एक से ज्यादा लेयर, एक से ज्यादा लेयर कहां होगी, जहां आपको प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए। पहली बात तो आउटर स्किन कंपाउंडेड एपिथेलियम का एग्जांपल है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल, गिव्स ए स्ट्रेटिफाइड अपीयरेंस। द मेन फंक्शन ऑफ दिस एपिथेलियम इज टू गिव प्रोटेक्शन, बोल रहा हूं ना मैं, प्रोटेक्शन अंडरलाइंग टिश्यू का अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेंस। दे आल्सो कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी, मतलब अंदर का पार्ट, ठीक है, एंड फायरनेक्स, जो आपका फायरनेक्स है उसको कवर करती है, मुंह के अंदर और फायरनेक्स के अंदर। क्लियर है कि नहीं है? कनेक्टिव टिश्यू आज नहीं हो पाएगा कंप्लीट, तो मैं आज स्टार्ट नहीं करूंगा कनेक्टिव टिश्यू। बहुत अगर मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा तो 15-20 मिनट लगेंगे, बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट, इसलिए हम आज नहीं करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्लियर है कि नहीं है, बताओ मुझे। रिची एंड सोनिया बताओ, कुछ इश्यूज हैं क्लास से रिलेटेड या समझ नहीं आ रहा हो कुछ भी? फिर हम 9:30 मिलेंगे किससे? हाँ जी, 9:30 पे हमारी कौन सी क्लास है? सी सेट की है, ठीक है, उसमें सी सेट डिस्कस करेंगे। बताओ दोनों को कोई इश्यू है? हाँ, 6:30 होगी कल साइंस की क्लास। क्लियर है? बताओ मुझे। फाइन, चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।